दोस्तों आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे यूनेस्को के बारे में। काफ़ी एक अगर बात करें फेमस ये संस्था है और काफ़ी प्रकार के जो एग्ज़ाम्स हैं या फिर आप देख पा रहे हैं किसी ना किसी विषय में आपने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। बेसिकली हम बात करें यूनेस्को के बारे में तो ये यूनाइटेड नेशंस की एक विशेष एजेंसी के रूप में जानी जाती है। यानी कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एक जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है उसकी ही एक ये शाखा है, जिसका पूरा नाम हम बात करें यूनेस्को को लेके तो यूनेस्को का पूरा नाम जो है यू का मतलब यूनाइटेड, एन का मतलब नेशन, ई का मतलब एजुकेशनल, एस का मतलब साइंटिफिक, सी का मतलब कल्चरल, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन। देखिए आप इसको इंग्लिश में ही याद करें तो मेरे हिसाब से बेहतर होगा, क्योंकि आप इसको हिंदी में याद ना करें। क्योंकि हिंदी की सेंटेंस अगर शुद्ध हिंदी एग्जाम्स में आ जाती है तो आपको हिंदी का जो सेंटेंस है वो काफ़ी टफ लगेगा। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप इसको इस प्रकार के फुल फॉर्म्स को इंग्लिश में ही याद करें, ताकि आपको सेंटेंस का जो तजुर्बा है या फिर उसको पहचानने का जो आपका आईक्यू है वो अच्छी से बना रहे। तो हमारे पास में यूनेस्को का पूरे नाम की हम बात कर रहे थे, जिसका पूरा नाम जो है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। बेसिकली जो इसका उद्देश्य है ये शिक्षा विभाग में या फिर शिक्षा क्षेत्र में, कला क्षेत्र में, विज्ञान क्षेत्र में, संस्कृति क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रदान करता है। जैसे मान लो आपने किसी संस्कृति जो क्षेत्र है उसमें अच्छा कार्य किया है तो आपको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग प्रदान करना, या फिर शिक्षा के अंदर मान लो आपने अच्छा काम किया है तो आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग देना इत्यादि इसके मुख्य उद्देश्य होते हैं। बेसिकली विश्व में शांति को बनाए रखना, सुरक्षा को बनाए रखना या फिर उसको बढ़ावा देना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। इसमें टोटल 194 यानी हाल ही में अगर बात करें 193 नहीं, हाल ही में बात करें तो 194 इसके सदस्य हैं और 2 सहयोगी सदस्य हैं। एवं सरकारी और गैर सरकारी निजी संस्था भी इसके जो हैं वो भागीदारी इस क्षेत्र में निभाते हैं। उसके बाद में हेडक्वार्टर की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है, पेरिस फ्रांस में स्थित है। इसमें टोटल 53 क्षेत्रीय कार्यालय है, 199 राष्ट्रीय आयोग है और वैश्विक जन आदेश की सुविधा भी ये प्रदान करते हैं। यानी कि जो विश्व स्तर पे जो जनादेश है, यानी कि हम कह सकते हो कि जनता का जो आदेश के अनुसार ही उसको सुविधा प्रदान करना, चाहे कला क्षेत्र हो, चाहे संस्कृति क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान क्षेत्र हो इत्यादि में। उसके बाद में हम बात करें यूनेस्को के बारे में, थोड़ी और चर्चा की बात करते हैं। तो यूनेस्को की स्थापना जो है 16 नवंबर 1945 में की गई थी। हालांकि ये लागू जो है वो यहाँ पे 4 नवंबर 1946 में हुआ था। तो आपको दोनों डेट याद रखनी है। 4 नवंबर 1946 को तो लागू किया गया था, लेकिन इसकी स्थापना जो है 16 नवंबर 1945 में की गई थी। हेडक्वार्टर की जैसा कि अपन ने बात कर चुके हैं पेरिस में स्थित है। प्रथम महानिदेशक की बात करें तो जूलियन होक्सले इसका जो है पहले महानिदेशक है। प्रेजेंट पे महानिदेशक की बात करें तो एंड्रयू ओजले जो है इसके जो है प्रेजेंट के महानिदेशक हैं। टैगलाइन की बात करें तो विश्व धरोहर हमारी धरोहर इसकी टैगलाइन है। उसके बाद में इसके कुछ प्रकाशन को लेकर बात करें, काफ़ी ये चर्चा में रहते हैं, एग्जाम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो यूनेस्को के द्वारा कुछ प्रकाशन यहाँ पे पब्लिश किए जाते हैं, तो उसको लेके हम बात करेंगे। सबसे पहला प्रकाशन आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यूनिसिस्ट जो है न्यूज़ लेटर जो है इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। उसके बाद में यूनेस्को जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस भी इसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। फिर इंफॉर्मेटिक्स है वो भी इसके द्वारा ही पब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट ट्रांसलेटेरियम जो है वो भी इसके द्वारा ही यहाँ पे पब्लिश किया जाता है। उसके बाद कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन सेक्टर जो है वो भी इसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। और लास्ट इसमें इंडेक्स जो है वो यहाँ पे यूनेस्को के द्वारा पब्लिश किए जाते हैं। तो ये कुछ प्रकाशन थे जो कि आपको एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में इसके कुछ मैनिफेस्टो है वो अपन बात कर लेते हैं, जो इसके घोषणा पत्र हैं किस प्रकार से इसके द्वारा जो अन्य प्रोग्राम संचालित है वो अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो 1949 में इसको घोषणा इसका किया गया था। इसमें संशोधन को लेकर हम बात करें तो 1972 में इसमें संशोधन किए गए थे। उसके बाद में 1994 में संशोधन किए गए। अच्छा ध्यान रहे ये इफ्ला की सहायता से संशोधन किए जा रहे हैं। यूनेस्को के अंदर जो भी हमारे पास में जो संशोधन किए जा रहे हैं वो इफ्ला इसकी हेल्प से ही यहाँ पे इस पर संशोधन किए गए हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं 1949 में हमारे पास में सबसे पहले आपने देखा 1949 में हमारे पास में जो है ये आया, यानी जो मैनिफेस्टो वो घोषणा की गई पब्लिक लाइब्रेरी के रूम में यूनेस्को की। उसके बाद 1972 में इसमें संशोधन किए गए। फिर वापस से 1994 में इसके संशोधन किए गए। इफ्ला के अंतिम रूप से संशोधन जो है 1994 में ही यहाँ पे संशोधन अब तक किए गए हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम को लेके। आपने काफ़ी सुना होगा पीजीआई जनरल इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम के रूम में जो है भी इसका एक प्रोग्राम है।
इसमें बेसिकली प्रलेखन गतिविधियाँ जो कि डॉक्यूमेंटेशन जो एक्टिविटीज़ हैं, पुस्तकालय जो भी लाइब्रेरीज जो बनी हुई है, उसके बाद में जो अभिलेख है, यानी जो मैन्युस्क्रिप्ट है या फिर अभिलेख जो है, इन तीनों को मिला के हमारे पास में इनके विकास को लेके यूनेस्को के कार्यक्रम के साथ में यूनिसिस्ट में इनको विलय कर दिया गया। 1976 में जो है पीजीआई बनाया गया। यूनेस्को दो विभागों में बटा हुआ है, पहला इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट्स है और दूसरा डॉक्यूमेंटेशन डिपार्टमेंट्स है। दोनों जो है पीजीआई के द्वारा इन दोनों को मिला के ही यहाँ पे पीजीआई जो कि जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोग्राम है, इसका गठन इन दोनों को मिला के किया गया था। यूनेस्को और इफ्ला को अगर हम बात करें दोनों का संयोजन को लेके, तो इनके द्वारा जो गाइडलाइन है वो जारी की जाती है। नेक्स्ट जो प्रोग्राम है इसरो जो हमारे यूनेस्को का, तो वो है इसोरिड, यानी कि इसका पूरा नाम जो है इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन रिसर्च इन डॉक्यूमेंटेशन। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन इसका पूरा नाम होता है। इसकी स्थापना एफआईडी की मदद से 1972 में की गई थी। इसका जो मुख्य काम है वो बुक कूपन सिस्टम भी इसके द्वारा संचालित किया गया था, यानी कि स्टार्ट किया गया था। मैडलाइन पब्लिक लाइब्रेरी 1954 में इसका यूनेस्को के द्वारा ही स्थापित की गई थी। उसके बाद नेटआइस है, यानी कि नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है 1974 में यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया था। ये भी एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा जाता है कि NATI जो है किसकी ये प्रोग्राम है, तो ये यूनेस्को का प्रोग्राम है जिसे 1974 में इसको शुरू किया गया था। और इसका पूरा नाम जो होता है नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। यूनेस्को कवर को छोड़ के कम से कम 49 पेज के गैर आवर्धित मुद्रित प्रकाशन का ही ये प्रकाशन करता है, यानी टोटल आपके पास में बुक्स में 49 पेज को पृष्ठ को छोड़ते हुए पृष्ठ आपके पास में होने चाहिए, उसका ही प्रकाशन यूनेस्को के द्वारा किया जाता है। DARE हम बात करें, काफ़ी डेर आपने सुना होगा और काफ़ी इसका फुल फॉर्म इस एग्जाम्स में लाइब्रेरीज में पूछा जाता है। यूनेस्को का डेटाबेस जो सामाजिक विज्ञान की जानकारी प्रदान करता है, डेर इसको कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि डेर का मुख्य कार्य क्या होता है, तो सामाजिक विज्ञान की जानकारी यूनेस्को में डेटाबेस प्रदान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है IFAP की हम बात करें, जिसका पूरा नाम इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम्स है। इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम्स है इसका पूरा नाम IFAP। वापस रिपीट कर रहा हूँ, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम इसका पूरा नाम है। और ये इंटर गवर्नमेंट एक प्रोग्राम है जो कि 2001 में इसको शुरू किया गया था। यूनेस्को ने अप्रैल 1978 में पीजीआई के तहत यहाँ पे CCF भी यहाँ पे डेवलप किया। कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट होता है। 14 अक्टूबर 2019 को एशिया प्रशांत पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा विक्रम साराभाई लाइब्रेरीज को दिया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं यूनेस्को के द्वारा विक्रम साराभाई लाइब्रेरीज को जो अवार्ड है वो कब दिया गया था, 2019 में दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिसिस्ट भी इसी का प्रोग्राम है। यूनिसिस्ट 1971 की हम बात करते हैं। ये एक प्रोग्राम है जो कि यूनेस्को का है। इसकी स्थापना के लिए यूनेस्को ने ICSU एजेंसी के साथ सहयोग किया था। और यूनिसिस्ट की हम बात करें जो कि वर्ल्ड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है प्रोग्राम जो है वो किससे संबंधित है, तो ये यूनिसिस्ट से संबंधित है और ये प्रोग्राम जो है वो यूनेस्को का ही है। यूनिसिस्ट थर्ड की बात करें 1979 में इसका प्रकाशन किया गया था। और यूनेस्को अविकसित देशों के लिए जो भी उपयोगकर्ता शिक्षा को बढ़ावा देने का काम करता है, यानी कि जो भी अविकसित देश हैं वहाँ पे शिक्षा, कला, संस्कृति, विज्ञान के जो अविकसित देश हैं वहाँ पे उनको बढ़ावा देने के लिए ये इस क्षेत्र में काम करता है। निशांत की हम बात करें तो ये सलाहकार समिति भारत में यूनिसिस्ट की राष्ट्रीय समिति के रूप में कार्य कर रही है। उद्देश्य को लेकर हम बात करें तो वैज्ञानिक तकनीकी सूचना तक सभी देशों को पहुंच बनाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। यूनिसिस्ट न्यूज़लेटर त्रैमासिक यहाँ पे प्रकाशन इसके द्वारा किया जाता है। यूनिसिस्ट न्यूज़लेटर त्रैमासिक है, ध्यान रखना। BSO में एक अंतर्राष्ट्रीय स्विचिंग लैंग्वेज प्रोजेक्ट भी इसके द्वारा शुरू किया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्विचिंग लैंग्वेज प्रोजेक्ट जो है BSO में किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो आपको यही बताना है कि ये यूनिसिस्ट के द्वारा ही ये शुरू किया गया था। कुछ नेटवर्क है उसकी हम बात कर लेते हैं यूनिसिस्ट के। तो यूनेस्को के कुछ नेटवर्क्स को लेके हम बात करें तो सबसे पहला नेटवर्क हमारे पास में आता है IPDC को लेके। तो IPDC हम बात करें तो इसका पूरा नाम इंटरनेशनल प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन 1980 में इसका प्रकाशन किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम की हम बात करें नेटवर्क को लेके तो UNAL इसका दूसरा नेटवर्क है। इसका पूरा नाम यूनेस्को नेटवर्क एसोसिएटेड लाइब्रेरी होता है जो कि 1990 में इस नेटवर्क की खोज की गई थी। नेक्स्ट हम बात करें JOUR जर्नेट है, जो कि इसका पूरा नाम की हम बात करें
तो इसका पूरा नाम ग्लोबल नेटवर्क फॉर एजुकेशन इन जर्नलिज्म एंड मीडिया इसका पूरा नाम है। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ग्लोबल नेटवर्क फॉर एजुकेशन इन जर्नलिज्म एंड मीडिया। 1999 में इसका नेटवर्क की स्थापना की गई थी। जर्ननेट इसको नाम से जाना जाना जाता है। इन्फोलेक की हम बात करें, इन्फोलेक भी आपने काफ़ी सुना होगा, INFOLAC। तो इसका पूरा नाम जो है इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्रोग्राम फॉर लैटिन अमेरिका एंड द कैरिबियन। 1986 में इसकी स्थापना की गई थी इस नेटवर्क की। तो इन्फोलैक जो नेटवर्क है वो भी यूनेस्को के द्वारा संबंधित है। उसके बाद IFIP की बात करें, जो कि पूरा नाम इसका इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होता है। यूनेस्को के द्वारा ही इसकी स्थापना इस नेटवर्क की गई थी। बिल्डिंग इंक्लूसिव नॉलेज सोसाइटीज़ की बात करें, जो कि एक यूनेस्को का इनिशिएटिव है। आपसे पूछा जा सकता है बिल्डिंग इंक्लूसिव नॉलेज सोसाइटी किसका इनिशिएटिव है, तो ये यूनेस्को का इनिशिएटिव है, यानी कि पहल जिसे इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं। एशिया एंड पैसिफिक इंफॉर्मेशन नेटवर्क जो है APIN जिसे कहते हैं, ये भी यूनेस्को के द्वारा ही इस नेटवर्क की खोज की गई थी, यानी कि स्थापना की गई थी। 1972 में यूनेस्को के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक वर्ष का जो आयोजन है वो किया जाता है। इसके द्वारा यूनेस्को के द्वारा दस्तावेजीकरण करना, पुस्तकालयों, अभिलेखागारों का यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति की स्थापना जो है 1967 में की गई थी। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरीज की बात करें, काफ़ी ये फेमस है। वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरीज का प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग यूनेस्को के समर्थन से किया जाता है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा इसका जो समर्थन है वो किया जा रहा है। ध्यान रहे, यूनेस्को हेल्प करता है, लेकिन लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरीज का प्रबंधन किया जाता है। वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरीज जो है वो यूनेस्को और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा इसका सहयोग किया जाता है। समावेशी ज्ञान समाज का निर्माण, ये यूनेस्को का एक टाइटल है, आप इसको पढ़ के जाइएगा। समावेशी ज्ञान समाज का निर्माण जो है वो यहाँ पे जो टाइटल है वो यूनेस्को का है। तो दोस्तों ये हमारे पास में यूनेस्को से संबंधित जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी उसकी प्रोग्राम है, जो भी उसके नेटवर्क्स है, वो मैंने सारे इसमें डिस्कस कर दिए। यानी जितने भी एग्जाम्स में जो जो लाइब्रेरीज के एग्जाम हुए हैं, तो उसमें जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं वन लाइनर के रूप में, तो मैंने आपको वो की पॉइंट्स के रूप में यहाँ पे आपके सामने रखे हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस इतना आप अगर पढ़ लेंगे, इतने आपके पास में नोट्स होंगे, तो इससे अलावा यूनेस्को से कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा।